हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसकी ओलाद की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, हमने न्यूटन थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट को जाना था, साथ ही साथ हमने इसका प्रोसीजर देखा था, यानी सिमुलेटर में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये हमने जाना। ठीक है, तो आज हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, क्योंकि उस समय हमने सिर्फ थ्योरी ही डिस्कस की थी। ठीक है, तो बच्चों आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सिमुलेटर में जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब इस स्क्रीन पर हमें क्या करना है, हमें अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपका सिमुलेटर है उसमें आपका जो स्क्रीन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है, बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फोर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके रीसेट का ऑप्शन है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसे रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दो स्प्रिंग बैलेंस लगाए गए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो स्प्रिंग बैलेंस का जो हुक है उन्हें आपस में जोड़ा गया है। एक स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ पर जो है इस रॉड से अटकाया गया है। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और फिर इस स्प्रिंग बैलेंस का जो हुक है उसे दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के हुक से जोड़ा है, और फिर इस स्प्रिंग बैलेंस को खींचेंगे तो क्या होगा, आपका फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स हमें यहाँ से दे। इनकी जो रीडिंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, दोनों की दोनों जो आपके, क्योंकि आपका ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, उसकी जो रीडिंग से आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ठीक है, और इसे आप क्या करेंगे, टेबल में नोट करें। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं अरेंजमेंट आपका कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, टेबल के ऊपर आपकी दोनों स्प्रिंग बैलेंस होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, जो आपका सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस है उसको खींच रहे हैं। उसको खींचते वक्त या हम जैसे ही उसको खींचेंगे हमें क्या दिखाई देगा कि जो आपका पहला स्प्रिंग बैलेंस है, जो कि आपने किसी जो है बेस पे लगाया है, उसमें भी आपको चेंजेस नजर आए। सबसे पहले हम लगा लेते हैं इसमें फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया, ये 1 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया। अब आप देख सकते हैं जो आपका, या इसे मान लेते हैं हम पहला स्प्रिंग बैलेंस से दूसरा, तो जो दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है जिसपे आपने फोर्स लगाया है, वहां पे आप रीडिंग देख सकते हैं कितनी आ रही है। आप देख सकते हैं 60 और 80 के बीच में आपकी यहाँ पे रीडिंग आ रही है। 60 और 80 के बीच में यहाँ पे आपकी रीडिंग आ रही है। अब अगर हम दूसरा वाला जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है इसमें देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी 1 से थोड़ा कम, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी आ रही है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, यानी हम देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपकी लगभग एक जैसे ही आ रही है, बस थोड़ा सा ही फर्क। ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपकी आ रही है 0.7 न्यूटन, और यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो आ रहा है आपका 1.1. ठीक है, 1.1। ठीक है, तो आप इसको जो है अपनी टेबल पे नोट करेंगे। आपकी जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोसीजर में आपकी टेबल है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रीडिंग ऑफ बी, ठीक है, जिससे फोर्स लगाया जा रहा है, पहले वाला स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ ए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो हम ऐसे ही इसमें टेबल बनाएंगे और इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमने कितना लिया, हमने ले लिया अप्रोक्सीमेट 1, तो यहाँ पे आया आपका 0.7 और यहाँ पे आया 1.1, 0.7। ठीक है, इसे हम ए मान लेते हैं, बी को 1 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले टेबल बनाएंगे आप, तो यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रीडिंग इन
स्प्रिंग बैलेंस ए, स्प्रिंग बैलेंस ए, ठीक है, रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस बी, डिफरेंस, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो पहला ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कितनी रीडिंग आ रही है आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हम ए मान रहे हैं, ये बी मान रहे हैं, तो हमारी बी में रीडिंग कितनी है 0.7, ए में रीडिंग कितनी है आपकी 1.1, 1.1 न्यूटन, 0.7, दोनों का डिफरेंस देखें तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 0.4, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है फिर क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, ठीक है, फिर से आप रीडिंग लेंगे, यहाँ पे हमने अब यहाँ पे 2 ले लिए, तो अप्रोक्सीमेट 2 आपका यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी में कितनी रीडिंग आई है, यहाँ पे आपकी रीडिंग आई है 1.7, 1.7, और आपकी ए में कितनी रीडिंग आई है 2.1, आप 2.1 नोट कर, ठीक है। दोनों को आप जो है डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का, दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपस में माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.4। नेक्स्ट हम तीसरी रीडिंग लेते हैं, ठीक है, तीसरी रीडिंग आप ले सकते हैं, हम ले लेते हैं 3.5, तो 3.5 यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी रीडिंग आई है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं 3.2, 3.3 ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 3.6, ठीक है, 3.3 और 3.6, बी में आपकी 3.3 है, यहाँ पे 3.3, तो हो गया 0.3, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ हम ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, हमने 4.5 ले लिया है, तो बी में आपकी रीडिंग आई है 4.2, ए में आई है 4.6, ठीक है, 4.2 और 4.6, बी में आई है 4.2, 4.6, तो डिफरेंस आ गया आपका 0. इस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, ठीक है, आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट को करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, फिर आप रीसेट करेंगे, रीसेट करके आप दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, ठीक है। तो आपका जो ये प्रोसीजर है यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको पूरा फिल करना है, ठीक है, और यहाँ पर हमने जो ऑब्जर्वेशन देखी है, ठीक है, यहाँ पे सिमुलेटर में हमने ऑब्जर्वेशन देखी, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल पे बनी है, तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों की रीडिंग यानी ए और बी दोनों की रीडिंग क्या है अप्रोक्सीमेट से, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 0.4 0.3 का, जो कि अप्रोक्सीमेट है, वरना आपका जो ये रीडिंग है वो क्या है लगभग बराबर है, और इसके साथ जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, वो आपका वेरीफाई हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे और इसी तरीके से आप जो है इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई है, आप इसे नोट करें। तो इसके साथ आपका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। अब हम वाइवा की ओर चलते हैं, वाइवा के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे कहा गया है, पहला क्वेश्चन जो है इसका वो है इफ द एक्शन इज ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है, यदि जो एक्शन है, ठीक है, जो क्रिया है, बेसिकली जो एक्शन है वो 5 न्यूटन की है, देन द रिएक्शन विल बी, तो रिएक्शन यानी इसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो कितनी, 5 न्यूटन इन द सेम डायरेक्शन, 5 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी 5 न्यूटन उसी दिशा में जिस दिशा में एक्शन लग रहा है, 5 न्यूटन उस दिशा में जो कि जिस दिशा में एक्शन हो रहा है उसके विपरीत दिशा में जो दिशा है। तीसरा है 10 न्यूटन यानी 10 न्यूटन इन द सेम डायरेक्शन, यानी उसी दिशा में जिस दिशा में क्या है आपका 10 न्यूटन का फोर्स जिस दिशा में आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में रिएक्शन, यानी जो है आपका जो है इसके अगेंस्ट जो रिएक्शन होगा, जो प्रतिक्रिया है वो उसी दिशा में होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन हो जाएगा। 10 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी जिस दिशा पे फोर्स लगाया गया है उसके विपरीत दिशा में, लेकिन
जो फोर्स है, जो बल है, उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर 5 न्यूटन का एक्शन है तो रिएक्शन कितने। अब जो हमने थर्ड लॉ पढ़ा है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है, उसके अनुसार हमने क्या देखा कि जो आपका एक्शन रिएक्शन जो होता है, यानी अगर आप किसी भी चीज में एक्शन लगाते हैं तो इक्वल और ऑपोजिट उसका रिएक्शन, जितना जैसे कि आपने 5 न्यूटन का बल लगाया है, ठीक है, किसी चीज पर, तो वो भी आपके ऊपर 5 न्यूटन का बल। पर यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करें, आपने लगाया, जैसे कि आपके पास कोई जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसे आप धक्का दे रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो आगे हो, लेकिन उतना ही फोर्स वो आप पे भी लगाई, और ये जो फोर्स है इसकी दिशा आपकी ओर होगी, तो आपने कहाँ लगाया, वस्तु की ओर, यानी विपरीत दिशा में हो। तो यहाँ पे क्या कहा है कि 5 न्यूटन का बल है, तो रिएक्शन किधर होगा, रिएक्शन में जो आपका फोर्स होगा, जो बल होगा, वो 5 न्यूटन का ही होगा, लेकिन इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी 5 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ डू एक्शन रिएक्ट एंड रिएक्शन एक्ट ऑन अ बॉडी। एक्शन और रिएक्शन यानी क्रिया और प्रतिक्रिया जो है वो किस तरीके से एक ही वस्तु पर, एक ही जो पिंड है उस पर लगती है। द सेम बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, यानी जब जो बॉडी है, जो वस्तु है, उसके उसी बॉडी पर और दूसरी दिशा पर, द सेम बॉडी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी वही बॉडी होती है लेकिन दिशा विपरीत होती है। डिफरेंट बॉडी इन डिफरेंट सेम डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में लेकिन बॉडी क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अलग अलग बॉडी होंगे, अलग अलग पिंड होंगे और दिशा भी अलग अलग। क्या कहा गया है, हाउ डू एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी कोई बॉडी है उस पर एक्शन और रिएक्शन किस तरीके से एक्ट। तो अगर हम एक्शन और रिएक्शन की बात करें तो जैसे हमने कहा कि क्या होता है, विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपकी विपरीत दिशा पे लगेगी। आपने क्या किया, एक्शन किया, आपने किसी जैसे आपके पास कोई अलमारी है या कोई बड़ा डब्बा है, बॉक्स है, उसको आपने धक्का दिया, आपने एक्शन किया कि आपने फोर्स लगाई, तो रिएक्शन किधर लगेगा, आप पे लगेगा, यानी जो दिशा है वो भी विपरीत है और वस्तु में भी क्या है, विपरीत है, यानी इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है, रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द न्यूटन, यानी जो रॉकेट होते हैं वो न्यूटन के किस नियम के ऊपर कार्य करते हैं, उसका जो सिद्धांत है उस पर कार्य करते हैं। पहला है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति का तीसरा नियम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम, या नन ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पे रॉकेट के बारे में बात की गई। अब जो रॉकेट है, रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल होता है, फ्यूल बर्न होता है, जलता है। ठीक है, तो क्या होता है, इस पर फोर्स कैसे लगता है। अब फ्यूल बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो फोर्स नीचे की तरफ लगता है। अब इसके विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ, यानी रॉकेट पे बल लगता है, जिससे रॉकेट ऊपर चढ़, यानी बेसिकली अगर हम रॉकेट की बात करें तो रॉकेट जो है, एक्शन और रिएक्शन का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है या नियम है, यानी जो थर्ड नियम है, तीसरा नियम है मोशन का, गति का, उसके ऊपर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका जो है एक्शन रिएक्शन का जो नियम है वो लगता है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्यों होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, किसके कारण, जो आपका फ्यूल है उसके कारण, गैसेस के कारण, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो आपका जो रॉकेट है, ठीक है, उसकी बॉडी पे लगा, उस पे लगा, इसलिए रॉकेट ऊपर की ओर चला। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इफ अ मैन जम्प्स आउट ऑफ अ बोट, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट मूव, यानी अगर आप बोट से, या कोई व्यक्ति बोट से बाहर जंप करता है तो बोट किस तरफ मूव करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई तालाब है, उसके किनारे एक बोट, या नदी के किनारे एक बोट है, नाव है, आप उस पर खड़े,
अब आप क्या कर रहे हैं, आप उससे बाहर जा रहे हैं, यानी कहाँ पे जा रहे हैं, पृथ्वी की ओर, धरती की। तो आप जब धरती की ओर जाएंगे तो आप क्या करते हैं, आप जो है बोट है उस पर बल लगाते, बल लगाने के कारण ही आप आगे को जो है जाएंगे, जिस कारण जो बोट है वो उस पर भी बल लगेगा, लेकिन किस दिशा में, विपरीत दिशा में। आप आगे की ओर जाएंगे, बोट पीछे की ओर मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, पहला है फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, ठीक है, दूसरा है बैकवर्ड यानी पीछे की ओर, तीसरा है साइडवे यानी साइड यानी किनारे की ओर, चौथा है डाउनवर्ड यानी नीचे की। अब यहाँ पर जो है इसकी बात कर रहे हैं बोट के मोशन की, ठीक है, बोट के मोशन की, नाव की गति की बात कर रहे हैं। तो नाव, जैसे कि मैंने अभी कहा, आप आगे की ओर कूदेंगे, आगे की ओर जाएंगे, नाव पे फोर्स लगेगा, वो पीछे की ओर जाए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा होगा बैकवर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इन दोनों को नोट, इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, while flying in which while flying in which direction do the bird push the air? यानी जब चिड़िया उड़ती है, ठीक है, जो पक्षी है वो उड़ते हैं, तो वो किस दिशा में हवा को जो है फोर्स लगाते हैं या पुश करते हैं। मान लीजिए पक्षी जो है आगे की ओर उड़ रही है, तो वो जब आगे की ओर उड़ती है, वो कैसे उड़ती है, वो हवा पर बल लगा, हवा पर बल लगाने के कारण हवा उस पर बल लगाती है और वो आगे की ओर मूव करती है। तो जब आपकी जो पक्षी है वो आगे की ओर मूव करेंगे, गति करेंगे, तो जो हवा का मोशन होगा वो पीछे की ओर होगा। तो यहाँ पर जो आपसे बोला गया है कि जो है बर्ड जो है एयर को किस तरफ पुश करेगी, किस तरफ धक्का देंगी, तो वो पीछे की ओर यानी बैकवर्ड्स में जो है धक्का। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, The law of conservation of momentum is related to which of the following? जो आपका मोमेंटम का कंजर्वेशन का सिद्धांत है वो किस के ऊपर जो है कार्य करता है, किससे रिलेटेड? पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ यानी न्यूटन का पहला नियम, दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ यानी न्यूटन का तीसरा नियम, या इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो ये आपका जो है न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर ही कार्य करता है। ठीक है, अब आप इसे नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, हाउ डू द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन रेफर टू इन न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट? यानी किस तरीके से एक्शन और रिएक्शन के जो फोर्सेस, ठीक है, जो बल है, वो किस तरीके से न्यूटन के तीसरे लॉ से, न्यूटन के जो तीसरे लॉ से रिलेटेड है, वो बॉडीज में एक्ट, दे मस्ट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, यानी वो एक ही बॉडी पर एक्ट करते हैं, जो बल है वो एक ही शरीर पर लगता है कि पिन पर लगता है। दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यानी वो अलग अलग वस्तुओं में लगना चाहिए। दे मे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, वो एक मतलब अलग अलग बॉडीज में अलग अलग वस्तुओं पे लग सकते हैं। दे नीड नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट मस्ट हैव द सेम डायरेक्शन, यानी उनका परिमाण एक सा ना हो, लेकिन उसकी दिशा क्या हो सकती है, आपका जो परिमाण है वो एक सा ना हो, लेकिन इसकी जो दिशा है वो एक हो सकती है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक्शन और रिएक्शन के जो फोर्सेस हैं उसमें न्यूटन का तीसरा लॉ लगता है, और ये किन वस्तुओं पे लगता है। तो जैसे कि हमने बात करी कि ये जो है आपका अलग अलग वस्तुओं पे लगता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका अगला प्रश्न है, अ मैन इज स्टैंडिंग इन अ बोट, यानी एक व्यक्ति है जो कि बोट के किनारे, बोट पर यानी नाव पर खड़ा है, और पानी कैसा है, जो पानी है जिसके ऊपर नाव है वो आपका शांत है, स्टिल, रुका हुआ। इफ while standing in the boat he tries to walk forward the shore, what will the boat do? अगर वो क्या करता है, बोट पे खड़ा, ठीक है, अब वो क्या करता है, वो शोर की तरफ यानी जो किनारा है
उसकी तरफ जाता है तो बोट क्या करेगी? बोट क्या करेगी ये आपसे पूछा गया। पहला है रिमेन स्टेशनरी, यानी वो रुकी रहेगी, सीधी रुकी रहेगी कि पानी जो है रुका हुआ है, बोट है उसके ऊपर, साइड में खड़ा है व्यक्ति, वो जा रहा है, ठीक है, वो किनारे पे जा रहा है, तो बोट क्या रहेगी? रुकी हुई। दूसरा सिंक यानी डूब जाएगी, यानी बोट जो है वो डूब जाएगी। मूव टुवर्ड्स द शोर यानी किनारे की तरफ बोट मूव करेगी। मूव अवे फ्रॉम द शोर यानी किनारे से दूर जो है बोट जाएगी। अब यहाँ पर भी आपका न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप क्या करेंगे, बोट से बाहर निकले तो आप क्या करें, बोट पर फोर्स लगा रहे, बल लगा, जिस कारण बोट पीछे की ओर जाएगी, ठीक है। तभी तो आपके पास क्या होगा, जैसे आप पीछे बल लगाएंगे, बोट पीछे जाएगी, बोट भी आप पे बल लगाएगी, जो बोट है वो भी आप पे बल लगाएगी, जिस कारण आप आगे की ओर। ये कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में पढ़ा है, डिटेल में देखा है। तो यहाँ पर भी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किनारे की तरफ चल रहे हैं, किनारे की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से, बोट पर, तो हम क्या करेंगे, बोट पर जो है फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, बोट भी हम पे फोर्स लगाएगी, तब जाके हम आगे जाएंगे। तो जो बोट है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि हम पीछे की तरफ जो है बोट पर बल लगाए और हम तभी आगे की तरफ जाए, क्योंकि हमने तीसरे नियम से पढ़ा है कि जो आपके एक्शन और रिएक्शन होते हैं, फोर्सेस जो होते हैं वो बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं, यानी विपरीत दिशा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा कि जो आपकी बोट है वो शोर से दूर यानी किनारे से दूर जाए, यानी जो आपका किनारा है उससे, तो आपका आंसर है मूव अवे फ्रॉम द शोर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, व्हेन वी किक अ स्टोन, यानी जब हम किसी पत्थर को किक करते हैं, वी गेट हर्ट, यानी हमें चोट लग जाती है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द स्टोन डज इट हैव, यानी आपसे ये कहा गया है कि जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण पत्थर पे जो है, पत्थर को किक करने से हमें चोट लग। पहला है वेलोसिटी यानी वेग, दूसरा है मोमेंटम यानी सामवेग, तीसरा है इनर्शिया, ठीक है, जाड़त, और चौथा है आपका रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि पत्थर पर हम किक मार, तो पत्थर पर हम किक मार रहे हैं और पत्थर ने क्या किया, हमें हर्ट कर दिया, हमें चोट। तो बेसिकली हमने न्यूटन के पहले नियम में पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई वस्तु है, अगर वो स्टिल है, एक जगह रहती है, तो वो हमेशा वहां पे रहना प्रेफर करती है, यानी वो अगर एक रेस्ट पे है, विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर वो गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, एक समान गति में रहेगी, कब तक, जब तक उस पर बल नहीं लगता। अब हमने इस प्रॉपर्टी को क्या कहा था, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी, यानी जाड़त्व का नियम। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो आपका स्टोन है, जो पत्थर है, वो एक जगह पे रखा है, जो है फर्श पे रखा है, तो वो वहीं पे रहे। अब आप क्या कर रहे हो, उसे किक मार रहे हो, आप उसे क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो उस पर, ताकि वो आगे की तरफ गति कर सके। पर यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी है स्टोन की, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इनर्शिया की प्रॉपर्टी, जिस कारण वो अपनी स्थिति को बदलेगा नहीं, ठीक है, और स्थिति को नहीं बदलेगा तो आपको चोट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इनर्शिया यानी जड़। अब हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, व्हाट वुड हैपन इफ एक्शन एंड रिएक्शन वर टू एक्ट ऑन द सेम बॉडी, यानी क्या होगा अगर एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे हो। द रिजल्टेंट विल बी जीरो, यानी जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। द बॉडी वुड नॉट मूव एट ऑल, यानी जो वस्तु है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नाइदर ऑफ ए एंड बी आर इज करेक्ट। तो पहले कहा गया कि जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का वो जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही बॉडी में अगर दोनों होगा एक्शन और रिएक्शन, तो जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा ही, जिस कारण बॉडी मूव भी नहीं करेगी, यानी सेकंड भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ए एंड बी दोनों। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसे हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको सिमुलेटर के माध्यम से किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है ये समझ में आया होगा। साथ ही साथ हमने कुछ वाइवा के क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको इन्हें रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम
जो आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस